Good evening, everyone. Good evening, everyone. सभी दोस्तों को नमस्कार, एक ओंकार दिल से स्वागत है आप सभी का करियर विल के इस बैच में. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. हेलो एवरीवन. सावन, अंकित, नरेश, पंकज, सिमरनजीत, संदीप, गुरुजी को नमस्कार. आपको भी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. बहुत अच्छे इंसान है. आइए जल्दी से फटाफट से तो सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी का स्वागत है. भाई वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. गुड इवनिंग. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शुभम. गॉड ब्लेस यू. कमेंट्स की स्पीड इतनी ज्यादा है. कितने बच्चे अभी लाइव है मेरे साथ, बताएंगे जरा. 25,000 स्टूडेंट्स लाइव हैं मेरे साथ. सभी को दिल से स्वागत, सभी का प्यार भरा स्वागत. आ जाएं सभी के सभी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. आप सभी का स्वागत है. और सबसे इम्पोर्टेंट बातें मैं करने के लिए आपके सामने हूँ. फिर पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस पर मैं काम करूँगा. सचिन कहंदा सी पाजी थोड़ी पंजाबी बोल दो. सत श्री अकाल वीर, सत श्री अकाल. खैर, भाषाओं की बात है. भाषाएं सबसे अच्छी बात ये कहती हैं कि भाषाएं समझने का खेल होता है, भाषा में गणित नहीं काम करता. चलिए, थैंक यू. आपकी तारीफ के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और चलिए, इस पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस पर थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा. और बेसिकली जो बात हमारी है, ये इस बैच में खास क्या है, इस बैच में हम लोगों के पास सबसे पहले एक नियत समय दिया गया है और हमारे सामने परीक्षाएं आ रही हैं. एग्जामिनेशंस वी हैव बेसिकली. एंड 3 मार्च को आपका CGL आ रहा है. और वो पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि भारी संख्या में बच्चे उसकी तैयारी करते हैं, भारी संख्या में उसके लिए कंटेस्ट करते हैं. और सिलेक्शन लेने के लिए शिद्दत की ज़रूरत है. और जिन बच्चों की शिद्दत है, हम उनके साथ हैं. जिन बच्चों के दिल में एक सरेंडर है कि सर हमें पढ़ाएं, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, उनका स्वागत है इस महफिल में. तो बातों को पूरी तरीके से समझने समझाने से पहले मैं थोड़ा सा इस क्लास का जो हमारा पूरा का पूरा पैराडाइम होगा, हम उस पर कैसे काम करेंगे, हम उस पर कैसे चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे. बच्चों, जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है, जिनका कोर्स उन्होंने बाई कर लिया है, उनका कोर्स बाई अभी दिखा रहा है. टेक्निकल छोटा सा प्रॉब्लम है, वो आपका आज रात तक सॉर्ट आउट हो जाएगा. प्लीज़ बिल्कुल उस चीज़ के लिए चिंतित ना रहें. और अब मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले पर काम करें. तो देखो बच्चों, हमारी जो ये पूरी की पूरी पढ़ाई है, बेसिकली इंग्लिश स्पेशल पर हम काम कर रहे हैं. और ये जो हमारा डिस्कशन है, कमल साहब पूछ रहे 3 मार्च से पहले कंप्लीट हो जाएगा या नहीं. देखो बच्चों, अगर दिमाग में ये चीज़ है कि सिलेबस ख़त्म करना है, तो आप सिलेबस ख़त्म करने के प्रोसेस से तो थोड़ा दूर रहें. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जितना निश्चित समय है, हमारे पास जितना निश्चित समय है, हम उस निश्चित समय में इस लेवल तक तो पहुंच जाएं. अगर हमारा सिलेबस हम कर रहे हैं, तो मैं एक ही बात को हमेशा कहना चाहूँगा, अब की बार आखिरी बार, बार बार की गुंजाइश नहीं. तो एक बार और आखिरी बार सोचकर अगर आप पढ़ोगे तो हर एक चीज सिस्टमेटिकली जोड़ते चले जाएंगे. समय को बचाते हुए मैं चीजों को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा. बेसिकली दोस्तों, ये एक इंग्लिश स्पेशल बैच है आप लोगों का. और इस इंग्लिश स्पेशल बैच के अंदर जो चीज हम लोग लेकर चलेंगे, वो चीज हमारी बिल्कुल सटीक होनी कैसे चाहिए. पूरी की पूरी इंग्लिश को आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में लेकर चलते हैं, चाहे
किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन लेकर चलना चाहें आप, थोड़ा सा ध्यान से इसे समझने का काम करें। जब भी हम किसी भी लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं तो आपके कई सारे बोर्ड हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी, जो कंडक्ट करता है आपका सीजीएल, कंडक्ट करता है आपका सीपीओ, सीएचएस सेल। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर हम कहने की कोशिश करें तो यही एक स्टेनो का भी पेपर कंडक्ट करता है। इसके अलावा भी कई सारे एग्जामिनेशंस हैं। अगर हम दूसरी बात करना चाहें तो बच्चों हमारा एक यूपीएससी का भी कंडक्ट करने वाला पेपर हुआ, जिसे हम एनडीए या सीडीएस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो असिस्टेंट कमांडेंट जैसी भी अच्छी पोस्ट पर आपका पेपर निकलता है। अगर आप स्टेट लेवल पर वार करने की कोशिश करें तो स्टेट लेवल पर भी कई सारे पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं। कई सारे पेपर में अगर हम कहने की कोशिश करें तो आपका एक बोर्ड है जिससे डीएसएस बोर्ड दिल्ली में एक्टिव है। स्टेट लेवल पर अगर आप बात करने की कोशिश करोगे एचएसएससी। ठीक है बच्चों, तो कई सारे पेपर हैं जिनकी अगर हम बात करें, इनके अंदर इंग्लिश अपने आप में एक कंपलसरी सेक्शन होता है। मैं 5-7 मिनट की दाएं बाएं की बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रैक पर लेकर चलूंगा, क्योंकि आप लोगों का समय मेरे समय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशंस आप लोगों के सामने हैं, जितना बेहतर हो अच्छे से हम चीज़ों को जोड़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों इंग्लिश स्पेशल में ख़ास मुद्दा क्या है मैं वो समझाना चाहूँगा। जब हम इस इंग्लिश को पढ़ने की बात करते हैं, तो बेसिकली इस इंग्लिश की बात हम समझने की कोशिश करें तो आपके एग्जामिनेशन में पूरी की पूरी इंग्लिश को बेसिकली 3 हिस्सों में बांटकर पूछा जाता है। और ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला जो हिस्सा है आप लोगों का एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला हिस्सा है बच्चों वोकैबुलरी। वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो इसके भी कई सारे आयाम हैं, इसके भी कई सारे टाइप्स हैं, या फिर अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर भी कई सारी चीज़ों को पूछ लिया जाता है। अगर वोकैबुलरी की हम बात करते हैं तो वोकैबुलरी के अंदर आप लोगों के पूछे जाने वाले सवाल हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अगर हम बात करने की कोशिश करें ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर हम बात करने की कोशिश करें तो एक सवाल और पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं स्पेलिंग टेस्ट। थोड़ा आगे बढ़े इस चीज को लेकर तो हमारा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिनोनिम, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें एंटोनिम। थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो सर इन्हीं की चीज़ों को हम अगर थोड़ा और ध्यान से देखें तो बच्चों आप लोगों का एक सवाल और निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। कुल मिलाकर वोकैबुलरी अपने आप में एक छोटा दायरा नहीं है। अगर आप सीजीएल प्रीलिम्स की बात करें तो आपकी वोकैबुलरी का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। वोकैबुलरी की अगर मैं कहूँ तो वेटेज, सिर्फ मैं सीजीएल की अगर बात करूँ तो 40-60 का रेशो इससे निकल जाता है। अगर आप सीजीएल के मीन्स में जाते हैं तो वोकैबुलरी का लेवल थोड़ा सा कम, यानी कि वेटेज थोड़ी सी कम, सवाल का दायरा दूसरी तरफ बढ़ जाता है। आप एनडीए सीडीएस में जाओ वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, स्टेट लेवल पर जाओ वोकैबुलरी की इतनी ज़्यादा सवाल नहीं मिलते। खैर जो मेरे कहने का पर्पज है वो बात ये है कि आपका कोई भी पेपर आप तैयार करते हैं, तो हर एक पेपर में आप लोगों को यही चीजें देखने को मिलती हैं। तो वोकैबुलरी के लिए हम लोगों के पास क्या अप्रोच है? वोकैबुलरी जब भी हम लोग समझने का काम करते हैं तो बेसिकली वोकैबुलरी कोई ऐसा खेल नहीं है कि चुटकी बजाए और हम लोगों को वोकैबुलरी आ जाए। तो वोकैबुलरी के लिए हम लोग एक नई अप्रोच लेकर चलते हैं। आपकी क्लास जब शुरू होती है तो क्लास की शुरुआत में ही हम करीब करीब 15 से 20 हो सकता है वर्ड्स लेकर चलें। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। हो सकता है आप लोगों के 15 से 20 हम लोग वर्ड्स लेकर चलें। हमारे जो बार बार दिए जाने वाले सवाल हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इस संडे को एनडीए का एग्जामिनेशन हुआ, इस संडे को एस्टेट का एग्जामिनेशन हुआ। वोकैबुलरी यूं की यूं पूछ ली गई, बच्चों के लगातार हमारे पास आंसर्स आते हैं, बच्चों के लगातार हमारे पास इस चीज को लेकर फीडबैक आते हैं। चलिए खैर, तो हर दिन की शुरुआत में ही 15 से 20 वर्ड्स का हम लोग जिक्र लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसी डोज है, अगर धीरे धीरे हम सीखते समझते चले जाएंगे तो अपने आप ही लेवल उठता चला जाएगा।
जाएगा। एक बिल्कुल सीधा सा गणित अगर मैं लगाकर चलता हूं तो भैया बड़े ध्यान से देखो, 15 से 20 वर्ड अगर मैं कोई भी कैटेगरी से लेकर चलूं तो भैया एक छोटा सा हिसाब समझ में आता है। अगर 15 वर्ड्स में लेकर चलता हूं और मेरे पास एक सप्ताह के अंदर मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी तो भाई हमारे पास 5 दिन के हो गए, तो कुल मिलाकर एक वीक में 75, और चलते चलते अगर हम चलते चले जाएं, हमारा पूरा कोर्स 3 से 4 महीने के बीच चलता चला जाएगा, तो 3 से 4 महीने अगर मैं कवर करूं तो एक बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन सामने आ जाती है कि हम कितनी वोकैबुलरी मिनिमम कर लेंगे। इसके अलावा आप लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं इसके साइड में नोट्स की एक सेगमेंट है जिसके अंदर आपकी पीडीएफ प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड होता जाता है, जिसको आप अपने आप भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा आगे अगर हम चलने का काम करें तो वोकैबुलरी के बाद हम लोगों का एक दूसरा सेक्शन आता है बच्चों, जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन। बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, ये शब्द थोड़ा सा समझने लायक होता है बच्चों। बेसिकली ये जो शब्द है ये निकल कर आया है कॉम्प्रीहेंड से, और इस कॉम्प्रीहेंड का मतलब हमें समझने की कोशिश करनी है। ये एक एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ये बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी को टेस्ट करने का काम होता है जिसके अंदर आप दिखाना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि आप पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके आगे का क्या दायरा है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन के भी अपने 3 रूप होते हैं जो आपका एग्जामिनेशन पूछता है, और इसके 3 रूप हुए। सबसे पहले हुआ आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसी को आप अगर कहना चाहें तो अनसीन पैसेज के नाम से भी इसे आप जानते हैं। दूसरे दायरे पर अगर हम काम करते हैं तो वो हुआ आप लोगों का क्लोज टेस्ट, और तीसरा दायरा होता है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं पैराजंपल। आप लोग अगर बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें जो चौथा दायरा मैं आपके सामने भी मेंशन करूंगा वो दायरा हुआ आप लोगों का बैंकिंग सेक्शन। ठीक है जी, बैंकिंग के अंदर कई सारे एग्जाम्स आते हैं, आपका पीओ हुआ, आपका आरबीआई के भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं। तो खैर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं चीजों को छेड़ने के लिए। बैंकिंग के अगर एग्जाम्स में आप जाते हो तो बैंकिंग में आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी यहां से आप लोग निकालते हैं। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम यूटिलिटी यहां से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बात आती है हमारी एक और, जिसे हम अगर कहने का काम करें तो वो हो गया आपका दायरा, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रामर सेक्शन। जब हम इस ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट सेक्शन है? जब आप लोग इस ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं तो इस ग्रामर सेक्शन का जिक्र सीजीएल प्रीलिम्स में 40 to 60%, सीजीएल मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्रामर से टिके हुए हैं। सीपीओ सर प्रीलिम्स के अंदर 50 मार्क्स में से अगर हम देखते हैं अप्रोक्स 25-30 मार्क्स के बीच आपका ग्रामर कवर करती है। सीपीओ मेंस में जाएं, ग्रामर की वेटेज ज्यादा होती है। सारे ही दायरे में अगर हम बात करें तो ग्रामर हमें रीजन बताना सिखाती है। मैं आपको थोड़ा सा वजह समझाता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में सवाल उठते हैं, वो क्या है मैं समझाना चाहूंगा। जैसे कई सारे बच्चे ये सोचकर चलते हैं कि सर हमारा जो क्लोज टेस्ट है सबसे पहले क्लोज टेस्ट करा दो। मैं मानता हूं आपकी जिज्ञासा अपनी जगह बिल्कुल सही है। हमारे सामने इस तरह से दिया जाता है क्लोज टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, और मैं अगर इनकी बात करूं तो इनके सीक्वेंस में हम अपने आंसर्स को गिवन चॉइसेस के अकॉर्डिंग फिल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे सामने क्लोज टेस्ट इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को फिल करने से पहले एक बात समझने की कोशिश करना। अगर हम इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें, और भैया मान लो मैं 4th ओपिनियन को देखने की कोशिश करता हूं, इस 4th ओपिनियन के ठीक बाद मुझे लिखा हुआ नजर आता है कोई भी नाउन, तो बच्चों ये चीज तो अपने आप में ही स्पष्ट है कि नाउन से ठीक पहले जो भी 4th ऑप्शन कहेगा वो नाउन नहीं एक एडजेक्टिव होगा। अरे भाई हाँ है ना, सभी बच्चों को ये चीज की जानकारी होनी चाहिए कि नाउन से पहले हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। इसका मतलब बात कहां पर जाकर फंसती है? बात वहीं की वहीं रह गई। कहां? ग्रामर। यानी कि सॉरी, अगर ग्रामर का दायरा हमारा बिल्कुल ठीक रहता है तो कॉम्प्रीहेंशन के ये तीनों के तीनों दायरे हम लोग बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है सुमेर साहब, मैं बिल्कुल लाइव पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। आप अपने समय की जानकारी लेकर चलेंगे तो
8:50 मेरी घड़ी में हो चुके हैं। आज हमारी कितनी तारीख है सर? 19 नवंबर का समय है। मैं आपका गोपाल वर्मा आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो आप इस तरह के सवालों पर परेशान मत हो। जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना बच्चे, उस पर बड़ा ध्यान देने की कोशिश करो, ठीक है ना? आप पहले उसको समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूँ। ये सवाल व्यर्थ है कि ये लाइव है या नहीं है। मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे विकास, ठीक है? और बिल्कुल 0 लेवल से ही चलेंगे और चीजों को बिल्कुल सिस्टमैटिक उठाते हुए चले जाएंगे, ठीक है? चलो, अब पहले बातों को समझ लो। देखो बेटा, एक बात दिमाग में रखने की कोशिश करना, जब तक हमें ये ना पता चले कि जिससे हम युद्ध करने जा रहे हैं उसकी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, फिर युद्ध करने की कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है? तो चीजों को समझने की कोशिश करें प्लीज। चलिए भाई, अब थोड़ी सी बातों को मैं आगे और लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे सामने एक तीसरा सेक्शन आता है ग्रामर, और इस ग्रामर से फिर हमारे 3 तरह के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, और वो 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एरर डिटेक्शन। दूसरी बात आती है आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और तीसरी बात आप लोगों की आती है जिसे हम कहते हैं फिलर्स या फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है बच्चों? ये 3 तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। फाइन, तो कुल मिलाकर ये सारा का सारा सर, ये आपका जो सारा का सारा जो सेंस है बेसिकली, वो सारी की सारी हम लोगों को कहानी अब समझनी है, ठीक? चलिए, अब मैं थोड़ी सी बात को आगे लेकर चल लेता हूं। इंग्लिश स्पेशल का पर्पस होता क्या है? बेसिकली ये सभी के सभी एग्जामिनेशन को फोकस करके रखा गया है। इसके अंदर सभी के सभी एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है, हर एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास किया जाता है, ठीक है? तो मैं अपने वायदे पर अब आगे बढ़ना चाहूंगा और थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने की बात करना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है ये तो मैंने आपके सामने रख ही दिया है ताकि आप चीजों को बहुत खूबसूरती से देख सकें, समझ सकें, ठीक है बच्चों? अब मैं चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश करता हूं। हमारे सामने एक बच्चा कह रहा है सर चेंज द टाइमिंग ऑफ दिस कोर्स। टाइमिंग चेंज नहीं हो पाएगी। आपका रेगुलर बैच का टाइम रहेगा 8:30 से 10 बजे तक, ठीक है बेटा? और मुझे लगता है ये एक ऐसा सेक्शन होगा आपके समय का कि आप अपना डिनर करके बिल्कुल सेट होकर बैठे हैं, बाहर दाएं बाएं घूमने की कोई इच्छा नहीं, सर्दी का मौसम है, आप अपनी रजाई में बैठे हुए हैं, खाना वाना खा के बैठे हुए हैं, सामने आपका फोन है और आपका गोपाल वर्मा दिल की बातें आपके साथ जोड़ रहा है, हाया ना? तो माहौल बनेगा जी पढ़ने का जब मिल बैठेंगे हम दोनों इस करियरविल ऐप के साथ। चीजें आगे बढ़ाना चाहूंगा दोस्तों। अब देखो, हमारे इस एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन लेकर चल लेते हैं वोकैबुलरी। मैं वोकैबुलरी को जब समझने समझाने का प्रयास करूंगा तो हमारा जो फोकस्ड एरिया है इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, और इसी के साथ साथ हम कुछ तरीके की रूट पर भी काम करेंगे और कहीं कहीं हम कुछ निमोनिक्स पर भी काम करेंगे। निमोनिक्स क्या होता है, निमोनिक्स होता क्या है, ये समझने की कोशिश करना। निमोनिक्स की अगर हम बात करें तो हम शब्दों के साथ छोटे छोटे स्टोरीज को जोड़ सकते हैं। चलो मैं आपके साथ डिस्कशन लेकर चलता हूं, कुछ निमोनिक्स पेश करें सरकार। ऑब्जर्व करना दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 शब्द लिखे हैं, पहले आप इन्हें ध्यान से पढ़ो, फिर मैं इन्हें पढ़कर समझने समझाने का प्रोसेस छेड़ूंगा, ठीक है? पहले आप इन्हें ध्यान से पढ़ो। तो अब इन लिखे हुए शब्दों को मैं आपके साथ मिलकर पढ़ना चाहूंगा, और बड़े प्यारे हैं ये शब्द। देखो, आप इस पहले शब्द को अगर पढ़ने की कोशिश करें तो ये लिखा है सैबैटिकल। फिर से बोले, देखो बच्चों, इस करियरविल ऐप के जरिए जब आप मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं तो इस पढ़ने पढ़ाने के तरीके में एक सटीक तरीका हमें बनाना है। जिस चीज पर मैं चाहूं कि आप बोलने की कोशिश करो, आप साथ साथ बोलेंगे तो आपका फायदा है। मैं जहां आपको बुलवाना चाहूं आप वहां बोलेंगे, उतना ही आपका फायदा है, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले शब्द पर अगर हम फोकस करें तो ये लिखा है सैबैटिकल। क्या लिखा है? सैबैटिकल। आप अगर इस शब्द को बार बार बोलने की कोशिश करोगे तो ये बनता है सैबैटिकल, सब बातें कल, सब बातें कल, सब बातें कल,
ठीक, अगर आप किसी इंसान के सामने कहने की कोशिश करेंगे कि सब बातें कल, इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने काम से अब छुट्टी चाहते हैं, आप अपने काम से रेस्ट चाहते हैं। सबैटिकल का यही मीनिंग है, a rest from work or a hiatus often lasting from 2 months to a year। जब कोई इंसान अपनी नौकरी, अपने काम से छुट्टी मांगता है, उसी को हम सैबैटिकल कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कितनी खूबसूरत है। सैबैटिकल्स आर ऑफन टेकन बाय द प्रोफेसर्स, कार्टूनिस्ट्स, म्यूजिशियंस, पेस्टर्स, प्रोग्रामर्स एंड स्पोर्ट्समैन। ये सारे लोग अपने काम से छुट्टी मांगते हैं, उसी को हम सैबैटिकल कहते हैं। नंबर 2 पर लिखा है बच्चों, प्यारा शब्द आपके सामने, सैल्यूटरी। पढ़कर सुनाओ जरा, सैल्यूटरी। फिर से पढ़े, सैल्यूटरी। अब अगर इस शब्द को मैं थोड़ा सा बेहुदा तरीके से बोलूंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। और सैल्यूटरी मीन्स सैल्यूट तेरी, सैल्यूट तेरी। अगर मैं तेरी सैल्यूट करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? हम सैल्यूट किसके लिए करते हैं? हम सैल्यूट करते हैं, शायद मेरा हाथ गलत है, हम सैल्यूट किसके लिए करते हैं? अपने फौजी भाइयों के लिए, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वो करते तो ऐसा काम है जो उनकी जान को भी जोखिम डालता है, लेकिन वो अपने परिणाम को नहीं देखते, हाँ या ना? इसीलिए हम तारीफ की वजह से हम उनके लिए क्या करते हैं? सैल्यूट करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? हम उन इंसानों के लिए तारीफ का काम करते हैं या फिर उनकी हम तारीफ करते हैं। तो अब सैल्यूटरी का मीनिंग सामने आया। सैल्यूटरी एक्सपीरियंस इज गुड फॉर यू इवन दो इट मे सीम डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट एट फर्स्ट। कोई काम जो शुरुआत में लगे तो बड़ा जटिल है, परिणाम की चिंता किए बगैर भी आप उसे करते हैं। तो सैल्यूटरी, सैल्यूट तेरी तब होगी जब तुम देश के काम आओगे, ठीक है? तो ये जो तरीका है याद करने का शब्दों को, इन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं, ठीक है? निमोनिक्स का मतलब है जब शब्दों को कहानी से जोड़ने का काम करें। अगली बात पर हम काम करते हैं, ठीक है? एक अगला शब्द आपके सामने है, पैचीडर्म। पढ़कर सुनो, पैचीडर्म। पैची शब्द को अगर मैं हिस्से में बांटने की कोशिश करता हूं तो पैच। अब पैच क्या हुआ? आप अपने कपड़ों को अगर पैच लगाते हो तो इसका मतलब किसी चीज पर लेयर चढ़ाते हो। जिन शब्दों के साथ हमें डर्म लिखा मिलता है, उन शब्दों का अर्थ निकलता है स्किन। क्या अर्थ निकलता है? स्किन। जैसे अगर मैं कहूं एक डर्माकूल, डर्माकूल नहीं तो डर्मीकूल, ऐसा ही नाम का एक टैल्क आता है, पाउडर आता है, हाँ ना? गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल समथिंग ऐसी एक ऐड आती है ना सर। तो डर्मीकूल कहने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पाउडर जो आपकी स्किन को कूल करता है, ठीक? तो ये तरीका हुआ हमारे रूट को समझने का। पैची डर्म का मतलब क्या हुआ? जब स्किन के ऊपर स्किन की पैच लगाते चले जाएं, तो वहीं से इसका मीनिंग तैयार हुआ। पढ़कर देखें, सामने लिखा है, पढ़कर देखें जरा ध्यान से। अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो बड़ी सिंपल सी बात सामने आती है। इसे हम कहते हैं अ टाइप ऑफ एनिमल विद अ वेरी थिक स्किन, फॉर एग्जांपल एन एलिफेंट, एन इनसेंसिटिव पर्सन, ठीक है? अगली बात आती है पेसिफाई। क्या कहा? पेसिफाई। अब जिन शब्दों के साथ हम पेस को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो शांत करने वाली बात है। अब निमोनिक्स की तरीके से भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। पेसिफाई बोलो जरा, पेसिफाई। अब एक बात बताओ, अगर किसी इंसान को पैसिफाई, इसका मतलब किसी इंसान के फंसे हुए पैसे अगर निकल जाए तो उसे बड़ी शांति मिलती है, हाँ या ना? निमोनिक बन गया इसका। अगर किसी इंसान के फंसे हुए पैसे उसको मिल जाए तो वो बड़ा शांत हो जाता है। मीनिंग देखो कितना प्यारा है, टू कॉज समवन हु इज एंग्री और अपसेट टू बी काम एंड सेटिस्फाइड, पेसिफाई। दोनों शब्दों को, अब देखो बच्चों, जो मैं मुद्दा कहना चाह रहा था वो ये हुआ कि जब आप इनको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करोगे ना सर, बहुत प्यार से समझने का काम कर सकते हैं। एक अगला शब्द आता है हमारे सामने, इच्थियोलॉजी। अब अगर इस शब्द को हम थोड़ा सा रूट लेवल पर समझने का प्रयास करें, अगर इस शब्द को हम थोड़ा सा रूट लेवल पर समझने की कोशिश करें तो शब्द के साथ लॉजी या शब्द के साथ अगर ओलॉजी जुड़ा हुआ हमें नजर आए तो बच्चों इस लॉजी का समझ में आता है स्टडी, ठीक है? और अगर इस ओ को हम जोड़ते हैं तो इसी की वजह से जुड़ जाता है स्टडी ऑफ, ठीक है जी? अब अगर मैं थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूं आप लोगों के साथ, डर्माटोलॉजी, तो क्या समझ में आ गया? अभी अभी समझाया हमने डर्मा का अर्थ क्या कहा गया, स्किन। और जब हम इसके साथ ओलॉजी जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये हुआ आपका स्टडी ऑफ स्किन। ये अगर हम इसका अर्थ तैयार करने की कोशिश करें तो सर स्टडी ऑफ स्किन हुआ, ठीक है?
अब अगर हम थोड़ा सा सम आगे चीज लेके चलें तो इच्थियोलॉजी का मतलब समझ आया, ये एक वो जूलॉजी है जो फिश की स्टडी को कहा जाता है। रिसेंट एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया। अब ये हमारे सामने एक अगला शब्द आता है आइकन। सर पढ़कर देखें जरा, आइकन, ठीक है। अब अगर हम इसे थोड़ा सा आगे लेकर चलने की कोशिश करें तो आइकन, अब आपके सामने आए कौन, ठीक है, आपके सामने अगर कोई आए और आप उसे आते ही देखते ही पूछने की कोशिश करें आए कौन, तो इसका मतलब आप उसकी पहचान पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी इमेज पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आइकन के मीनिंग देखो कितने प्यारे, रिलीजियस इमेज, आइडल, अ पेंटिंग यूजुअली ऑन वुड ऑफ जीसस क्राइस्ट एटसेट्रा। ठीक है जी, ये हुआ आपका आइकन। अगले शब्द से मिलाने की कोशिश करता हूं, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। कैबल, पढ़कर सुनाई जरा, कैबल। आप इसी शब्द को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वो बड़ा काबिल है। काबिल हम किसे कहते हैं? काबिल हम उस इंसान को कहते हैं जो किसी काम करने में सक्षम हो, किसी काम को करने में सक्षम हो। यहीं से इसका मीनिंग जुड़ गया। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन सीक्रेट प्लान टू गेट पॉलिटिकल पावर, यानी कि कोई भी ऐसे इंसानों का ग्रुप जो किसी काबिल वाले काम को करने के लायक हो। एग्जाम्पल लिखा है सीक्रेट प्लान एटसेट्रा। आगे अगर हम देखें, एक प्यारा शब्द आया कैशे, इससे बोलना सीखे बच्चों, कैशे। आप जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो इंटरनेट एक्सेस करते हुए आपके ब्राउजर कुछ ऐसी भी फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं जो फाइल्स बेसिकली आप चाहते नहीं। ऐसी फाइल्स को ही हम कहते हैं कैशे। अब इसका मीनिंग बिल्कुल सिंपल हुआ, हाइडिंग प्लेस। ठीक है जी, ठीक है। चलो अगली बात को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। कैकोफोनी, बड़ा प्यारा शब्द है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। हम लोगों ने शब्द के अंदर दो शब्दों को जुड़ा हुआ देखा। बेसिकली आज ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास है और इस क्लास में हम एक दूसरे के व्यवहार को इसलिए समझना चाहेंगे कि हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है, आगे हम जैसे जैसे इसको लेकर चलते चले जाएंगे तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम किस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज अ कंप्लीट बैच जिसके अंदर हम सभी दायरों पर काम करने के लिए ही हैं और इसका असली पर्पस यही है कि सभी पेपर्स को हम कवर करें। ठीक, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है सर कि क्या मतलब ये सारा का सारा बैच तब तक कंप्लीट हो जाएगा? दो चीज़ों को बिल्कुल क्लियर लेके चलो बेटा, हम अपनी तरफ से सिस्टमैटिक चलेंगे। ठीक, 3 से 4 महीने का सिलेबस लगेगा। आज अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 3 मार्च तक आपका अप्रोक्स तीसरा महीना शुरू होगा। तो सर सिलेबस का पूरा होना नियत है लेकिन अगर बीच में फिर भी कभी कभी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, तो उन चीज़ों को हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, उस चीज़ का कोई दावा नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो कैको की अगर हम बात करते हैं तो कैको का मीनिंग होता है बैड। जिसके भी साथ कैको जुड़ता है वो बैड हुआ। फोनी शब्द बना है फोन से और इसका अर्थ हुआ साउंड। ठीक है, तो अगर इसका साउंड का अर्थ बनता है तो वो साउंड जो बैड है। फाइन, चलो बच्चों, अब यहीं से हमारे सामने आता है कैकोफोनी का मीनिंग, अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड, डिस्कॉर्डेंट हार्मोनियस। मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लो आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाए, आपको गिटार, आपको वायलिन, आपको ढोल, आपको तबला, आपको जाइलोफोन, आपको फ्लूट, और मैं कहूं बजाओ, क्या होगा? तो आप अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट्स को बजाओगे, तो होगा क्या? 100% एक ही चीज होगा, शोर मचेगा, कोई अपने हिसाब से बजाएगा, कोई अपने हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ और हमारे सामने एक बैड साउंड आती है। दिस इज कॉल्ड कैकोफोनी। ठीक है बच्चों, अगला शब्द आ रहा है हमारे सामने जिसे हमने कहा सैकरीन। क्या कहा? सैकरीन। सैकरीन के दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो जिसे हम कहते हैं जो चीज जरूरत से ज्यादा मीठी हो सॉरी अब अगर हम इसकी बात कहने की कोशिश करें सैकरीन, तो एक तो जरूरत से ज्यादा मीठा। जैसे आप कभी कभी इलायची खाते हैं, सुपारी खाते हैं, तो इलायची या सुपारी जब आप खाते हैं तो इलायची या सुपारी खाते वक्त आपको उसके अंदर एक अलग सी मिठास मिलती है, उसके अंदर सैकरीन होता है। आज ही आप बाबा इलायची,
रजनीगंधा इलायची, ठीक है ना। आप जब इनको खाएंगे ना, एक बार उसको देखने की कोशिश करना, उसमें आपको सैक्रीन शब्द लिखा मिलता है। बेसिकली सैक्रीन हम उस शब्द के लिए, उस इंसान के लिए भी यूज करते हैं जिस इंसान के अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, जो जरूरत से ज्यादा इमोशनल होता है। आप उससे अगर थोड़ा सा भी कुछ कहो तो वो अपने इमोशंस को आपके सामने रख देता है, सैक्रीन। चलिए एक अगले शब्द से थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करेंगे प्लीज। एक अगला शब्द आता है सैक्रिलेज, बड़ा प्यारा शब्द है। जिन शब्दों के साथ सैक्री जुड़ गया, क्या कहा मैंने, जिन शब्दों के साथ सैक्री जुड़ गया, वो सैक्री सिर्फ रिलीजन को लेकर चलता है। तो इसका मीनिंग तैयार हुआ, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग अ प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट, ठीक है ना जी। अब सैक्री के साथ अगर हम लेज जोड़ते हैं तो ये इसके ऑपोजिट मीनिंग तैयार करता है, यानी कि धर्म के विपरीत कुछ काम करना। अगला एक शब्द है पाए, बोलकर सुनाए, पाए, बड़ा अजीब सा शब्द लग रहा है। बेसिकली एक ऐसा गान है, गुणगान है, ये गाया जाता है उनके लिए जिनकी जीत होती है, जिनकी विजय होती है, ठीक है। पाए, बोलकर सुनाए। नाइस। एक अगली बात को जरा पेश करेंगे सर बच्चों के लिए। पेन्स टेकिंग शब्द को थोड़ा हिस्से में बांट दोगे ना जी। एक तरफ शब्द आपके सामने लिखा मिलता है पेन, एक तरफ आपके सामने लिखा है टेकिंग, यानी कि वो इंसान जो किसी भी एक्ट में पेन लेता है, इसी के लिए हम कहते हैं एक्सट्रीमली केयरफुल या करेक्ट, जिसमें आप बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं। चलो भाई, तो पेन्स टेकिंग का मीनिंग क्लियर है। अब अगला एक शब्द आता है हमारे सामने जिसे हम कहते हैं पैलेटेबल। अब अगर इस पैलेटेबल शब्द को हम देखने की कोशिश करें तो शब्द बना है पैलेट से। किससे बना है? पैलेट से। अब अगर मैं आपके सामने एक चेहरा बनाने की कोशिश करूं, तो एक इंसान का चेहरा कुछ कुछ बनता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब अगर मैं इस इंसान के हिसाब से चीजों को समझाने का काम करूं तो बच्चों, ये जो आपका इंसान का चेहरा बना है, तो इसके अंदर इस तरीके का एक मैकेनिज्म होता है। आप अगर इसकी बात करते हैं तो इस एरिया को ही हम कहते हैं बच्चों पैलेट, ठीक है जी। इस एरिया को ही हम कहते हैं पैलेट, ठीक है। अब इस हिस्से को अगर हम पैलेट कहते हैं तो इसी के ठीक नीचे होती है आपकी टंग, और जब ये आपस में कांटेक्ट करते हैं तो जनरेट होता है टेस्ट। मुझे ऐसा नहीं लग रहा मैं बायो पढ़ा रहा हूं, मैं बायो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको शब्दों को समझने का तरीका बता सकता हूं, ठीक है जी। चलिए अब मैं इस बात को समझाना चाहूंगा। तो पैलेट से बना है पैलेटेबल, इसका मतलब क्या हुआ? ये वो खाने की बात करते हैं जिनके अंदर टेस्ट होता है, ठीक है जी। पैलेटेबल हुआ हमारे सामने इसका मीनिंग। चलिए खैर, अगली बात हम थोड़ी सी लेकर चलते हैं। सर जरा अगले शब्द को पेश करेंगे बच्चों के लिए। वीडियो आप लोगों के पास रहेगी, ऐप में मौजूद रहेगी। आप इन शब्दों को साथ साथ लिखने की बजाय सिर्फ ध्यान से सुने और समझें। आप सभी को मैं इस करियर व्हील पर पढ़ने का तरीका पहले दिन बता देता हूं, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है और यही आपके अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको तैयार करेगा। टीचर पढ़ा रहा है, आप बड़े ध्यान से सुने, साथ साथ लिखने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, फुर्सत से देखें और उनको आराम से समझें और फिर नोट डाउन कर लें। इस समय कमेंटबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजों को सुनने और समझने पर फोकस करें। शब्द आता है हमारे सामने जिसे हम कहते हैं कैडेवरस। शब्द बोलकर सुनाए बच्चे दोबारा से, कैडेवरस। कैडेवरस की अगर हम बात करते हैं तो कैडेवरस का मतलब होता है एक्सट्रीमली पेल, थिन एंड लुकिंग इल। निमोनिक लगाते हैं इस शब्द में, और कैडेवरस का मतलब अगर मैं तोड़ कर बोलूं इस शब्द को, कड़वा रस। क्या कहा मैंने? कड़वा रस। अगर रस कड़वा हो तो आप कब पीते हैं कड़वा रस? काढ़ा जिसे बोलते हैं जब आप बीमार हो, हाँ या ना, जब आपकी हालत खराब हो। तो कैडेवरस, एक्सट्रीमली पेल, थिन एंड लुकिंग वेरी इल, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक अगला शब्द आता है जिसे हम कहते हैं केडेंस। बोलकर सुनाओ बच्चों, केडेंस। केडेंस की अगर हम बात करते हैं तो केडेंस का आप लोगों से सिनोनिम पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं इंटोनेशन। क्या कहते हैं? इंटोनेशन। राइज एंड फॉल इन द टोन ऑफ स्पीकिंग। मैंने क्या कहा? राइज एंड फॉल इन द टोन ऑफ स्पीकिंग। आप कभी कभी
गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, तो गाने के अंदर राइज एंड फॉल भी हमें देखने को मिलता है ना। मंजिले रुसवा है, इंटोनेशन, राइज एंड फॉल इन द टोन ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, इंटोनेशन, उसी का सिनोनिम है केडेंस। सर जरा अगला शब्द पेश करेंगे प्लीज। तो देखो, जो थोड़ी देर पहले मैंने शब्द आपके सामने रखा था पैलेट, उसी का मीनिंग यहां पर भी जस्टिफाइड है, इसको पढ़ने की कोशिश करना। पैलेट मींस टॉप पार्ट ऑफ इनसाइड ऑफ योर माउथ, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आपका जिक्र बनाया। पैलेट से ही बना है पैलेशियल। पैलेशियल से एक दूसरे शब्द को भी जोड़ सकते हैं आप, बेसिकली पैलेस शब्द को जोड़ सकते हैं। और पैलेस को अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो पैलेस का हिंदी का अर्थ है महल, ठीक। अब महल अपने आप में काफी विशाल होता है, तो इस पैलेशियल शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, चलिए भाई, अब थोड़ी बात और आगे लेकर चल लेते हैं। सर हमारे शब्द कंप्लीट हुए आज के, देखें जरा प्लीज। चलिए, तो आज के शब्दों का जिक्र ऐसे ही। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से मैंने आपके सामने शब्दों का जिक्र लिया है दोस्तों, इसी तरीके से हम अपनी क्लास के हर दिन शुरुआती कुछ पलों में वोकैबुलरी का जिक्र लेकर चलते हैं, जिनको याद करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है हम रूट लेवल पर काम करें, निमोनिक्स लगाएं, हो सकता है किसी शब्द को डे टू डे यानी कि करंट अफेयर्स के साथ भी जोड़कर सीखने की कोशिश करें। सो दिस वाज अबाउट वोकैबुलरी, ठीक है। आओ बेटा, अब लेके चलते हैं दूसरे हिस्से को, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड ग्रामर। तो भाई, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, सृष्टि पूछ रही है कि क्या इस बैच से यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। पहले मैं आपको समझा देता हूं बेटा, यूपीएससी के अंदर जो आप लोगों का सेक्शन आता है इंग्लिश, वो कंपलसरी आपका कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स टेस्ट किया जाता है। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन को जब आप टेस्ट करना चाहें तो उससे पहले आपके फाउंडेशन लेवल पर वोकैब और ग्रामर आपकी तैयार होनी चाहिए। और जब इन दोनों को हम तैयार करते हैं, उसके बाद ही मैं आपको लेकर जाऊंगा आपके कॉम्प्रीहेंशन के 3 लेवल्स पर। वी हैव जस्ट डिस्कस देम। अब मैं आपके साथ मिलकर डिस्कशन लेकर चलना चाहूंगा दोस्तों ग्रामर के बारे में। तो अब मेरे को आप लोग एक चीज सोच समझकर बताएं कि ग्रामर कैसे समझने की कोशिश करोगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रामर को कैसे समझने की कोशिश करोगे? बिल्कुल 0 लेवल से या गाड़ी सीधी टॉप लेवल से? सोचें समझें ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए, तो बातें शुरू करने की कोशिश करते हैं। कहानी बिल्कुल 0 लेवल से। सभी बच्चों की डिमांड है कि सर बिल्कुल 0 से। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है सर अभी स्टार्ट करें तो अच्छी रैंक आ सकती है। बच्चे एक बात बताओ, ये स्टार्ट करने की उम्र है या स्टार्ट करने के लिए पहले आपको कोई और मतलब ग्रीन सिग्नल देगा? देखो बच्चों, तैयारी करने का मतलब सिर्फ एक बात होती है, एक ही बात सोचकर उतरना मेरे साथ कि एक बार सीखना है और आखिरी बार सीखना है। बस दिमाग में जिस दिन ये बैठा लिया कि एक बार सीखना है, आखिरी बार सीखना है, तो धीरे धीरे चलते चलते इस इंग्लिश के पूरे डर को मैं निकालता जाऊंगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि सर इंग्लिश है फिर सीख लेंगे, तो सर आप गलत जगह पर हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, फाइन। और चीजें अब मैं शुरू करना चाहूंगा, फाइन। तो ग्रामर को समझने से पहले ग्रामर्स की कुछ अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो बच्चों एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और बेसिक इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है, जब आप इस दायरे पर अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो आपके हर एक टॉपिक में वही चीजें हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। चीजों को समझें। हमारी ये जो पूरी की पूरी ग्रामर है ना बच्चों, हम इसे 2 आधार पर सीखने की कोशिश करेंगे। और एक आधार है हमारा जिसे हम कहेंगे एडवांस लेवल। इस एडवांस लेवल पर जो काम हमें करना है कायदे से, वो हमारे कई सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे मैंने कहा टेंसेस, टेंसेस के साथ ही जुड़ा एक टॉपिक हम लोगों को समझना है जिसे हमने कहा कंडीशनल सेंटेंस। एक अगला टॉपिक इसी के साथ जुड़ा है मॉडल एक्सिलरी। एक अगला टॉपिक हमारे सामने आता है बच्चों जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। अगली बात आती है जिसे हम कहते हैं वॉइसेस। एक अगला दायरा आता है जिसे हम कहते हैं नरेशन। ठीक है, अगर हम
सीजीएल सीपीओ जैसे पेपर पर काम करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स की वेटेज ये दो अलग अलग टॉपिक ले जाते हैं। तो ये करीब आपके 22 से 25 नंबर का दायरा कवर करते हैं, और नरेशन की बात करें तो 25 से 30 नंबर कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें हटाकर अगर जो बचे हुए इन दायरों पर काम करें तो ये 12 से 15 नंबर के खेल रचते हैं। और दूसरे लेवल पर अगर मैं लेकर चलना चाहूं तो दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री। ठीक है जी, एलिमेंट्री का मतलब एलिमेंट्स पर ये काम करना सिखाता है, और इस एलिमेंट्स को ही हम कहने की कोशिश करते हैं दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच। और सभी बच्चे शायद जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या कितने में हुई और वो क्या है, शायद आप जानते हैं 8 है, नाउन, प्रोनाउन एटसेट्रा। काम करना शुरू करता हूं मैं आप लोगों के आधार पर। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझाना शुरू करेंगे। ठीक है भैया, क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता आपके इस सवाल का मैं क्या आंसर दूं। लाइव क्लास चल रही है अंकित साहब, समय हो चुका है 9:17। मैं आपका गोपाल वर्मा दिल से आपके सामने पढ़ा रहा हूं। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, शाबाश, पढ़ना शुरू कर लेते हैं आगे। हाँ भाई, आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है, बुक आ चुकी है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब मैं कहानी को थोड़ा सा लेकर चलना चाहूंगा। तो हमारे सामने ये दो दायरे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों के इस दायरे पर काम करने से पहले, किसी भी एस्पेक्ट को उठाने से पहले, मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा एक बहुत खूबसूरत बात, और जिसे हम कहते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले थैंक यू श्रद्धा, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है ना दोस्तों, वो चीज जरूरी है आपका आधार मजबूत हो। तो आपने इससे पहले कहीं पर इंग्लिश पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, स्कूल लेवल पर पढ़ी है, क्या पढ़ा है, मैं उन सारी चीजों को पहले ब्रश अप करूंगा। ब्रश अप का मतलब होता है एक बार चीजों को रिवाइज कराऊंगा, फिर गाड़ी को हम आगे लेकर चलते हैं। जीरो लेवल का मतलब यही होता है आपको जिस चीज की जानकारी है पहले वो मैं आपको बता दूं, और उसी को धीरे 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 करेक्ट करते हुए आगे जोड़ता चला जाऊं। शुरू करते हैं ग्रामर के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पर काम करना। सबसे पहले इस ग्रामर की बात करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहले ये तो हम सभी को पता है, हम बात कर रहे हैं इस इंग्लिश के बारे में। बोलो हाँ। जब इंग्लिश की हम बात करना चाहेंगे तो इंग्लिश अपने आप में बेसिकली 3 सिस्टम्स पर काम करती है। इंग्लिश दोस्तों बेसिकली 3 सिस्टम्स पर काम करती है, और इन्हीं 3 सिस्टम्स ने आपके पूरे के पूरे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स को तैयार किया है। और ये 3 सिस्टम्स कौन कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला जो हिस्सा है दोस्तों, उसे हम कहते हैं फोनोलॉजी। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको फोन का मीनिंग समझाया था। फोन का मतलब हुआ साउंड, और ओलॉजी का मतलब हुआ स्टडी। और इसी का मतलब ये समझ आता है, जब स्टडी ऑफ साउंड की हम बात करते हैं तो इसी के आधार पर आप लोगों का स्पेलिंग टेस्ट देखा जाता है। फिर दूसरा आता है बच्चों जिसे हम कहते हैं मोर्फोलॉजी। जब मोर्फोलॉजी की हम बात करते हैं तो मोर्फ का मतलब हुआ वर्ड। क्या कहा? वर्ड। तो इसका मतलब समझ में आता है, ये आप लोगों का वोकैबुलरी का सेशन तैयार करता है, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। और तीसरा सिस्टम आता है दोस्तों, उसे हम कहने का काम करते हैं सिंटैक्स। अब ये सिंटैक्स क्या है, इसको अगर समझ लिया तो फिर चीजें आगे पिकअप लेकर चलती हैं। तो दोस्तों इंग्लिश पर हम काम करना शुरू करेंगे और चीजें बहुत खूबसूरती से जुड़ती चली जाती हैं। आजो थोड़ा ध्यान से सुने, इस बात को समझें। इंग्लिश बेसिकली अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या है बच्चों? इंग्लिश बेसिकली अपने आप में एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को अगर हम समझें तो लैंग्वेज के बेसिकली छोटे छोटे स्किल्स होते हैं, जिसको अगर हम 4 हिस्सों में बांटने का काम करें तो इसके 4 हिस्से सामने आते हैं। एक हुआ लिसनिंग, एक अगर दूसरे की हम बात करें तो स्पीकिंग, अगले की हम बात करें तो रीडिंग, उसके बाद अगर हम बात करें तो आती है बच्चों बात राइटिंग। ठीक है, मैं आपको ये शुरुआती क्लास में इसीलिए बता देता हूं ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अमित साहब कहते हैं सर माय इंग्लिश इज वेरी बैड। पहली बात तो ये बेटा, इंग्लिश किसी की भी बुरी नहीं है।
इंग्लिश को बुरा बनाने के लिए दो चीजें होती हैं। एक जिसे हम कहते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने ये सोच लिया इंग्लिश मेरी खराब है तो सर इंग्लिश खराब ही है, फिर वो ठीक नहीं हो सकती। और दूसरी चीज अगर हम बात करें तो आपका लेवल ऑफ नॉलेज, अगर आप इस लेवल ऑफ नॉलेज को उठाते चले गए तो फिर इंग्लिश में कुछ बचता नहीं है। वापस आता हूं, मुद्दे को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो भाषा के 4 पहलू हैं। एक हुआ लिसनिंग, दूसरा हुआ स्पीकिंग, ठीक है जी। इस बोलचाल के भाषा की अगर हम बात करें तो इसी के आधार पर टिका है आप लोगों का एक दायरा जिसे हम स्पेलिंग कहते हैं, ठीक। और दूसरी बात हुई हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग वाला सेक्शन है जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स तैयार करता है, और राइटिंग आप लोगों का एक अलग दायरा है जो आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो खैर, मुद्दे की बात पर आ जाना चाहे, हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब हमारे सामने ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिकली हम लैंग्वेज अगर हम समझना चाहें दोस्तों, तो लैंग्वेज आती है एक प्यारी सी चीज की वजह से, और उसे हम कहते हैं साउंड। आप भाषा को लैंग्वेज को जब भी बोलना सीखना चाहते हैं, किसी के भी सामने अगर बोलते हैं तो लैंग्वेज आती है साउंड के आधार पर, ठीक। अब साउंड को अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंबल्स की जरूरत है, और ऐसे कुल मिलाकर सिंबल्स आते हैं हमारे पास 26 लेटर्स। कायदे से अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं दोस्तों अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। हिंदी में आप इसे जानते हैं वर्णमाला। तो 26 लेटर्स को अगर आगे हम बढ़ाने का काम करते हैं तो 2 हिस्सों में आती है ये चीज। एक मैंने आपके सामने कहा वाउल्स, क्या कहा? ठीक है बच्चों, इनकी अपने आप में संख्या 5 है, ए ई आई ओ यू, ठीक है बच्चों। फिर दूसरे हिस्से पर अगर हम काम करने की कोशिश करें तो उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट्स। तो इन 5 को छोड़कर जितने भी बच गए वो सभी के सभी हमारे हो गए कॉन्सोनेंट्स, ठीक है बच्चों। चलो, अब अगर हम इन दोनों चीजों को आपस में मिलाने का काम करें, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को, तो एक बहुत खूबसूरत चीज का जन्म हुआ, और दोस्तों इसे हम कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ड। एक बहुत खूबसूरत चीज हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं वर्ड। अगर इस वर्ड को समझने की कोशिश करें तो वर्ड बड़ी प्यारी चीज होती है। क्यों? वर्ड का अगर हम डेफिनेशन तैयार करें तो इट इज कॉल्ड मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। जब इन लेटर्स को यानी कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को आपस में हम मिलाने का काम करें और ये एक मीनिंगफुल यूनिट तैयार हो, ये आपस में मिलकर एक मीनिंगफुल यूनिट तैयार हो, तो इसी चीज को हम कह सकते हैं वर्ड। मैं एक एग्जाम्पल से लेकर चलने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक छोटा सा शब्द लिख रहा हूं। सर जरा पढ़कर देखो क्या लिखा है। शब्द हमारे सामने लिखा है कार। इसका कोई मीनिंग है? अरे भाई, इसका कोई मीनिंग है जी? इसका अपना एक मीनिंग है। शायद आप सभी के सभी लोगों ने इसे चलते हुए देखा है। अरे हाँ, है ना? अच्छा, अगर मान लो मैं इसी के अगर लेटर्स को थोड़ा सा दाएं बाएं कर दूं तो क्या इसका कोई मीनिंग है? आप कहोगे सर ऐसा तो कोई अर्थ हम लोगों ने नहीं देखा, ऐसा कोई शब्द ही नहीं देखा। तो इसका मतलब जिसका अरेंजमेंट लेटर्स में ऐसे हो कि वो मीनिंगफुल हो, उसी को हम वर्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से एक अगली बात आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इस छोटी सी लिखी डेफिनेशन में एक प्यारी सी चीज हमारे सामने आती है, यूनिट। यूनिट अगर हम हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं इकाई। इसे हम कहते हैं इकाई। इकाई का मतलब हुआ टुकड़ा, यानी कि जब भी आप किसी इंसान के सामने कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो वो शब्द के छोटे 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 टुकड़े जोड़ता हुआ चलता है, और इस यूनिट के आधार पर ही खेल निकल कर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसी के आधार पर निकल कर आता है खेल पार्ट्स ऑफ स्पीच का। दोस्तों, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, ये छोटा सा डिस्कशन है आपके सामने। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में 8 हुए, जिसमें सबसे पहले कहा नाउन,
दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तीसरी हम बात अगर कहना चाहें तो इसको बोलकर देख लीजिएगा एडजेक्टिव, बोलकर देख लीजिएगा एडजेक्टिव, इसमें डी की साउंड नहीं आती। एक अगला शब्द आता है जिसे हम कहते हैं वर्ब, आर की साउंड नहीं आती। अगले शब्दों की अगर हम बात करें तो एक अगला शब्द मैंने आपके सामने लिखा एडवर्ब। एक अगला शब्द हम लिखने का काम करते हैं, ये शब्द मैंने आपके लिए लिखा प्रेपोजिशन, पढ़कर सुनाए बच्चों, प्रेपोजिशन। एक अगली बात हम समझने का काम करें तो दोस्तों इसे हम कहते हैं कंजंक्शन, बड़े प्यार से बोलने की कोशिश करें, कंजंक्शन। और एक आखिरी शब्द आता है जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इन छोटे छोटे शब्दों की डेफिनेशन में तैयार करने का कोशिश करूंगा तो बड़ा अच्छा है इनका अर्थ, आज समझने का काम करते हैं। नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन हम कहते हैं बच्चों नेमिंग वर्ड को। किसी भी शब्द में अगर हम किसी नाम का जिक्र करें, हम किसी का भी नाम बताने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं नाउन। मैंने कहा कैमरा, मैंने कहा दीपक, मैंने कहा कुर्सी, मैंने कहा एसी, इन सभी चीजों के नाम हैं। अगर इन सभी चीजों के नाम हैं तो इन सभी चीजों के नाम को अगर कहें तो ये नेमिंग वर्ड हुए नाउन। अब देखो प्रो की अगर मैं बात करता हूं नाउन के साथ, इसका मतलब ये समझ आया, इट रिप्लेसेस अ नाउन। फिर आगे अगर हम बात करना चाहें तो लिखा शब्द एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव बेसिकली ऐसा शब्द हुआ विच क्वालिफाइज अ नाउन, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करने का काम प्रोनाउन करता है, इसलिए नाउन की जगह हम प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करा देते हैं एडजेक्टिव के आधार पर। ठीक है, थोड़ा आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे। वर्ब, वर्ब को कहने के लिए तो बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं, पर फिलहाल के लिए हम इसे कहते हैं एक्शन वर्ड। ठीक है जी। आगे एक शब्द लिखा है हमारे सामने एडवर्ब। क्या कहा बच्चों? एडवर्ब। एडवर्ब अगर हम कहने की कोशिश करें तो हम इसी को कहते हैं क्वालिफाइज अ वर्ब। रोल तो इसका बहुत बड़ा है पर छोटी डेफिनेशन। आगे लिखा है प्रेपोजिशन। इसकी अगर हम बात करें तो प्रेपोजिशन हम कहते हैं बच्चों रिलेटिंग वर्ड को। ये दो अलग अलग शब्दों की पोजीशन को रिलेट करता है। अगला एक शब्द हमारे सामने आया जिसे हमने कहा कंजंक्शन। कंजंक्शन हम किसे कहते हैं? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द हुआ जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों ज्वाइनिंग वर्ड, ये जोड़ने का काम करता है। आखिरी शब्द पढ़कर देखो क्या लिखा है, शाबाश, इंटरजेक्शन। अगर इंटरजेक्शन की हम बात करें तो इसे हम कहते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। ये एक ऐसा शब्द हुआ जो अचानक से आई हुई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, अचानक से आई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, अचानक से आए मन में भाव को व्यक्त करता है। ठीक है जी। चलिए अब मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलने की कोशिश करूंगा। ये हमारे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है बच्चों, अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से थोड़ा आगे मैं लेकर चलना चाहूंगा। तो चीज क्या है, थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। अभी मैंने आप लोगों का टॉपिक शुरू नहीं किया है, हम लोग टॉपिक पढ़ना चाहेंगे टेंस, लेकिन टेंस को समझने से पहले हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि टेंस का आखिर कोई भी हम लोग अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो उसके अंदर शब्दों का ही तो प्रयोग होगा। तो शब्दों की अगर आधारभूत जानकारी नहीं है तो हम लोग व्यर्थ अपना प्रयास लगा रहे हैं। पॉइंट पर आते हैं। तो बच्चों अभी अभी हम लोगों ने एक बहुत प्यारी चीज का जिक्र लिया, इसे हम कहते हैं वर्ड। अगर वर्ड से थोड़ा आगे हम बढ़ने की कोशिश करें तो वर्ड को ही आपस में जोड़कर बनाने की कोशिश करते हैं हम एक खूबसूरत सी चीज जिसे हम कहते हैं फ्रेज। क्या कहा बच्चों? फ्रेज। फ्रेज को थोड़ा आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा देखें ध्यान से। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो ये बड़ी प्यारी चीज है। ठीक है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये बड़ी प्यारी चीज है। और है क्या ये, थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास करते हैं।
तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो हो पर पूरा अर्थ नहीं। चलो छोटा सा एग्जाम्पल मैं लिखने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, एक शब्द लिखा, जरा ध्यान से देखो क्या लिखा बच्चों, बुक। अगर इसी के साथ मैं एक और कंजंक्शन जोड़ रहा हूं एंड, ठीक है, और मैंने एक अगली बात लिखने की कोशिश की पेन, तो क्या इन लिखे हुए शब्दों का अर्थ है? आप कहोगे सर अर्थ तो है, पर मैं अगर आपसे पूछूं क्या इसका कोई पूरा अर्थ है? इसका कोई पूरा अर्थ नहीं है। तो आधे अधूरे अर्थ जो बनाने की कोशिश करते हैं उन्हीं चीजों को हम कहते हैं फ्रेज। अगर हम फ्रेज की बात कहने की कोशिश करें तो फ्रेज आप ग्रामेटिकली 3 हिस्सों में समझने का प्रयास करेंगे। एक जिसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज, एक हम जिसे कहने की कोशिश करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, और एक जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं एडवर्ब फ्रेज। ये दायरा हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित है। खैर, मैं अब अपने मुद्दे पर आ रहा हूं जहां से हमारा धीरे धीरे लॉजिकल काम शुरू होगा। बच्चों, अब इसी फ्रेज को अगर थोड़ा आगे हम लेकर चलने की कोशिश करें तो एक खूबसूरत सी चीज सामने आती है जिसे हम कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस को थोड़ा आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से समझो। बेटा आरती, हम अभी शुरू कर रहे हैं टेंस के बारे में, लेकिन टेंस को समझाने से पहले ये चीजें एक बार दोबारा से समझ लो। जब तक ये चीजें नहीं समझोगे आगे आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, अभी मैं टेंस पर ही ला रहा हूं आप लोगों को, पहले इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। फाइन। जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो यही डेफिनेशन है जो काम आती है। इसका मतलब सेंटेंस के अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज है जिसे हम कहते हैं बच्चों कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, इसे हम कहते हैं बच्चों कंप्लीट मीनिंग, यानी कि सेंटेंस के लिए पहली कंडीशन है कंप्लीट मीनिंग होना। फाइन। अब अगर मैं आगे कहने की कोशिश करता हूं मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं, ध्यान से सुने और समझे। मैं अगर कहूं मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो, मैं अगर कहूं मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो, क्या ये सेंटेंस ठीक है? आप कहोगे सर कुछ गड़बड़ है। मेहमान को प्लेट में रख, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे काट कर आम खिलाओ, क्या ये सेंटेंस सही है? आप इस बात पर हंसेंगे, कहते सर काटना किसे है, कट क्या रहा है। इसका मतलब ये समझने की बात आती है कि अगर हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं तो कंप्लीट मीनिंग जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, उससे ज्यादा जरूरी है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जब तक हम शब्दों की अरेंजमेंट ठीक नहीं करते तब तक सेंटेंस डैमेज है। और इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही हम अगर कायदे से समझने का काम करें तो इसी चीज को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ही हम लोगों ने नाम से थोड़ी देर पहले सुना था सिंटैक्स। किसी भी लिखे सेंटेंस के अंदर जब शब्दों की अरेंजमेंट कही जाती है तो ये अरेंजमेंट बेसिकली 3 हिस्सों में बंटती है, जिसमें सबसे पहली चीज आती है सब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने, देखो ध्यान से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ना कहकर हम लोग डूअर भी कह सकते हैं। ठीक। दूसरे हिस्से पर अगर हम काम करने की कोशिश करें तो दूसरा एक प्यारा शब्द है जिसे हम कहते हैं बच्चों वर्ब। इस वर्ब के अपने 2 हिस्से आते हैं निकलकर, एक जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो हेल्प करते हैं किसी भी काम को करने में। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं कहूं इज, एम, आर, वॉज, वर, कोई भी हो सकती है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इसे दूसरे रूप से जानते हैं बच्चों, और हम इसे कहते हैं मेन वर्ब। मुझे लगता है सुजीत साहब आप लेट हो गए आने में, हम लोगों ने क्लास की शुरुआत में ही वोकैबुलरी सेशन डिस्कस किया है। ठीक है ठीक है भाई, हम लोग वोकैबुलरी की शुरुआत लेकर ही चलते हैं और हम तो बहुत आगे निकल चुके, मुझे लगता है आप थोड़ा लेट आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बातों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। हम मेन वर्ब की अगर बात करते हैं तो मेन वर्ब एक्शन बताती है। मैं इसको लिख लेता हूं, मेन वर्ब एक एक्शन बताती है, और एक्शन बताने के लिए 5 पैटर्न्स को थोड़ा याद रखें। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जोड़ते हैं एस या फिर ईएस, और वर्ब के साथ आगे हम जोड़ने का काम करते हैं आईएनजी। तो 5 पैटर्न्स होते हैं वर्ब के कुल मिलाकर। एक हमने कहा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, SEIS जोड़ना, और एक हमने कहा ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और इसी बात को अगर आगे हम लेकर चलना चाहें तो एक हमारा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहां तक की बातों को एक बार फटाफट से नजरें निकालो बेटा, फिर अपन टॉपिक आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहानी को थोड़ा आगे लेकर चला जा सकता है। सेंटेंस एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इस सेंटेंस के ही आधार पर हम लोगों को सारा का सारा काम समझना है। कैसे होगी ये बातें, इसको मैं अभी शुरू करना चाहूंगा। तो मेरे दोस्तों, सेंटेंस के ही आधार पर हम सारी की सारी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। रमेश साहब सवाल पूछ रहे हैं, न्यूज़पेपर कैसे रीड किया जाए। सबसे पहली बात, न्यूज़पेपर का किसी भी एग्जामिनेशन में कोई सवाल नहीं है। ये आप लोगों को बेवकूफ बनाने का नाटक है कि कोई ये कहता है मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाऊंगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। दिमाग को बिल्कुल ठीक रखें। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर को पढ़ने के फायदे क्या हैं। सबसे पहली बात, न्यूज़पेपर को आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स आपके तैयार होते हैं। न्यूज़पेपर को अगर आप तैयार करते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए। दूसरी बात, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं लैंग्वेज के लिए, अगर कहें तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। और अगर हम बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो एक बात बता मेरे भाई, जब हम इन चीजों पर काम कर ही रहे हैं, करंट अफेयर्स का सिलसिला मेरा नहीं है, जब इन चीजों पर हम काम कर ही रहे हैं, जिस चीज पर मैं काम कर ही रहा हूं उसके लिए अलग से ये नाटक रचने की क्या जरूरत है। एक बात बताओ ना यार। तो ये सिर्फ नाटकबाजी होती है कि मैं तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें फिनाइल पिला दूंगा। ये सब मूर्खता वाली बात है भाई, ठीक है ना। हम लोग अगर यहाँ एक न्यूज़पेपर को लेकर बैठ जाएं और उस न्यूज़पेपर को लेकर बैठने के बाद पूरा 1.5 घंटे की क्लास को उसमें वेस्ट हम कर दें और लास्ट में हम 15 वर्ड्स पर पहुंचे। अरे यार, सीधे 15 वर्ड्स में अगर आपके सामने रख रहा हूं, बात समझ रहे हैं, बहुत बड़ी टीम काम कर रही है मेरे पीछे, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है मैं बता देता हूं, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं और इसका नाम है इंग्लिश विद गोपाल वर्मा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, आप देख सकते हैं इस पर हर दिन न्यूज़पेपर से बेहतरीन शब्द और उनको याद करने की टेक्निक भी उसके अंदर लिखी होती है और हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, यू कैन सी, राइट। तो अगर आप इस चीज के पीछे लग जाएंगे कि सर हम लोग ये कैसे करें वो कैसे, भैया ये इतना नाटक चल रहा है दुनिया भर का कि न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाएंगे। अरे जो तुम पढ़ना सिखाने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज वेस्ट ऑफ योर टाइम। करंट अफेयर्स वाला सेक्शन कराने वाला टीचर अलग है, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन मेरे दायरे हैं, उनको मैं कराऊंगा ही। तो इसमें न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या लेना देना है। खैर, आप लोग अपनी जगह
आप लोग अपनी जगह सही हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमें लगता है कि ये कोई नई चीज है, लेकिन हकीकत में ये एक वो दायरा है जो एग्जाम ओरिएंटेड तो नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, और हमारे पास समय इतना नहीं होता कि हम सटीक चीजों के अलावा दाएं बाएं कहीं और जाकर उसे वेस्ट करें। खैर, मुद्दे की बात पर वापस आना चाहूंगा दोस्तों। और हम लोगों ने अभी सेंटेंस के बारे में जो समझना चाहा, इस बात को तो मैं बाद में देखूंगा। अब मैं आपके सामने एक टॉपिक शुरू करना चाहूंगा। मनीष साहब पूछ रहे हैं सर कि अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगा सर। देखो भाई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये ग्रामर नाम की चीज है। ग्रामर अगर अच्छे से समझ ली, वोकैबुलरी अगर अच्छे से समझ ली, तो भैया लिखे हुए सेंटेंस को समझने के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको अलग से तपस्या करने की जरूरत है। ठीक है। नंदन साहब कहते हैं मैं हिंदी मीडियम से हूं सर, माफ कीजिएगा मैं भी हिंदी ही बोल रहा हूं। अगला बच्चे ने पूछा आपकी बुक मार्केट में है क्या? बिल्कुल है जी। आपने कहा सर रिप्लाई दिस इज लाइव। यस आई एम लाइव, मैं बिल्कुल लाइव पढ़ा रहा हूँ। आपकी घड़ी, अगर आप अपनी मोबाइल फोन में समय देख सकते हैं तो समय हो चुका है 9:40। और कोई सवाल आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें? द इंग्लिश एक्यूमेन के अलावा कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। एक ही बुक सारी बीमारी का इलाज है, द इंग्लिश एक्यूमेन। मैं लिख देता हूं उसका नाम। एक ही बुक काफी है, अमेजन पर आप इसे ले सकते हैं। ठीक है जी। सभी पेपर्स के दायरे को देखते हुए ही ये बुक लिखी गई है। आप इसके अलावा किसी भी बुक पर ना जाएं। क्यों? क्योंकि अधिकतर किताबों के अंदर आउटडेटेड मटेरियल है, आउटडेटेड चीजें हैं, और आउटडेटेड चीजों का पेपर से लेना देना नहीं रहा। कोई और सवाल किसी बच्चे का? स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं होगा आपके ऐप पर, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको नोट्स बनाने हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को प्रैक्टिस पीडीएफ, मैं बता देता हूं पहले कुछ बातें। मेरी तरफ से आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वाली पीडीएफ मिलेंगी। मेरी तरफ से आप लोगों को वोकैबुलरी की पीडीएफ मिलेगी। मेरी तरफ से आप लोगों को सर कॉम्प्रीहेंशन वाले जितने भी दायरे हैं सभी की सभी पीडीएफ आपको मिलेंगी। ठीक है जी। किसी बच्चे का कोई और सवाल? नोट्स आपको बनाने हैं। आपको मैं नोट्स अपना बनाकर भी दे देता हूं, तो फिर एक काम करता हूं, पेपर में भी मैं ही चला जाऊंगा। किसी का कोई और सवाल? चलिए, मुझे लगता है आपकी जिज्ञासाएं खत्म नहीं होगी, मैं अपनी बात पर आ जाता हूं। जो क्लास में आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, इनके नोट्स आप लोगों को अपने आप कंपाइल करने हैं। अपने नोट्स आप खुद बनाएं, क्योंकि इन सब चीजों का एक पर्पस होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो ही चीजें समझ आती हैं। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट दायरा है हमारे पेपर का। किसी भी पेपर में अगर हम जाते हैं तो इसी टॉपिक के आधार पर कई सारी चीजें हमारे सामने जुड़ी हुई नजर आती हैं। टेंस के आधार पर ही आपके वॉइसेस हैं, टेंस के आधार पर ही आपके नरेशन है, इसी के आधार पर आप लोगों का क्वेश्चन टैग है, बहुत सारी चीजें हैं जुड़ती हुई। अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे भाई, आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो टेंस की सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत मैं शुरू करना चाहूंगा। बेसिकली टेंस, आप लोगों को टेंस की डेफिनेशन अगर पूछें तो टेंस होता क्या है? टेंस अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है जो बताने की कोशिश करता है टाइम ऑफ एक्शन।
बच्चों अब प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये कंप्यूटर ये जो कमेंट बाजी है इस पर प्लीज बचें और टोटल अटेंशन सिर्फ इस चीज पर लगाए रखें, वरना इस कमेंट बाजी के चक्कर में ना तो आप पढ़ पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, या फिर मैं काम करता हूँ पढ़ाने का सिलसिला बाद में करता हूँ, पहले आपके सवाल लेकर चलता हूँ। आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा प्लीज। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हम लोग जुड़े हैं, कल से कोई फ्री क्लास नहीं होगी, कल से ये सिर्फ पेड बैच रहेगा, ठीक है सर? आज ये क्लास सभी के लिए ऑन कर रखी है आपने, आज सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास ऑन कर रखी है, कल से प्लीज उनके लिए जो सिर्फ इस बैच में पढ़ने के लिए है, क्योंकि कई सारे बच्चों के अंदर ना ऐसे ऐसे सवाल हैं जिन सवाल के कोई आंसर ही नहीं है। फाइन, कई सारे बच्चों के ऐसे सवाल हैं जिनके कोई आंसर ही नहीं है। अब एक बच्चा सवाल पूछता है, सर क्या मैं पेपर को क्वालिफाई कर लूंगा? अरे भाई पढ़ोगे मेरे साथ जुड़ के तो क्वालिफाई करोगे, और उसके लिए आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि फिनाइल पीना है? लो जी प्रिया जी, बैंकिंग भी कवर होगा, सब कवर होगा, आप प्लीज थोड़ा इस पर काम कर लीजिएगा, चीजों को देख लेते हैं। टेंस की डेफिनेशन हमारे सामने लिखी है, इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एक्शन। तो यहीं से पहला एक सवाल दिमाग में उठ गया कि टाइम और टेंस में कोई फर्क होता है क्या? टाइम और टेंस में कोई फर्क होता है क्या? इनफैक्ट टाइम और टेंस में फर्क होता है, ये दोनों के दोनों सिनोनिम नहीं है, टाइम और टेंस में फर्क होता है। क्या होता है ये फर्क, ये बातें हम समझेंगे आगे, लेकिन पहले इस चीज को थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर लेते हैं। टाइम ऑफ एक्शन अगर हम समझने की बात करें तो टाइम ऑफ एक्शन के ये 3 शब्द अलग अलग तरीके से समझे जा सकते हैं, और एक्शन बताने के लिए अभी अभी हम मिलकर आए थे। एक्शन बताने के लिए एक बहुत प्यारा शब्द हमारी मदद करता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। क्या कहा? वर्ब। इस वर्ब की अगर हम बात करें तो इस वर्ब के अपने 5 पैटर्न्स अभी अभी हम लोग लिखकर आए थे, वही पांचों के पांचों पैटर्न्स एक्शन बताने का काम करते हैं, ठीक है? यही पांचों के पांचों जो वर्ब के पैटर्न्स हैं, ये एक्शन बताने का काम करते हैं। आप लोग जब इसी लिखे हुए शब्द के साथ लिखा हुआ देखते हैं टाइम, तो बच्चों इस टाइम को थोड़ा ध्यान से सुने और समझें, इस टाइम को थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। टाइम इनफैक्ट है क्या? मैं आपकी क्लास में बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे लिख भी रहे हों, तो ये जो भी कुछ हो रहा है समय का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि ये एक ऐसा समय का हिस्सा हुआ जो हमारे सामने बिल्कुल चल रहा है, और इसी समय को हम कहते हैं प्रेजेंट। इसी समय को हम कहते हैं प्रेजेंट, और प्रेजेंट होने का मतलब समझ आया, ये समय का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है जी? अगर मैं बात को थोड़ा रिवर्स में लेकर चलना चाहूं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह 8 बजे के बारे में जरा सोचें, आप उस समय किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो आप उस सारी की सारी चीज को जब सोचने की कोशिश करोगे तो वो समय का हिस्सा हमारे सामने आया, और उसे आप कहने का काम करते हैं पास्ट। कुल मिलाकर ये वो समय का हिस्सा हुआ जिसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया, और इसी को हम लोग कहते हैं समय का एक ऐसा हिस्सा जिसे आपने एक्सपीरियंस कर लिया। एक बार फिर समझते हैं, टाइम अपने आप में 2 हिस्सों में बांटा गया। एक समय का वो हिस्सा जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरी घड़ी में समय 10 बजने में 5 मिनट है, आप सुन रहे हैं, कुछ लोग साथ साथ कमेंटबाजी में बिजी हैं, पर अब सिर्फ मेरा फोकस पढ़ने पढ़ाने पर है, क्योंकि हमारे बीच कुछ सीरियस कैंडिडेट्स भी हैं जिनका टोटल अटेंशन इस बात पर है कि वो हर चीज को एक बार में एब्जॉर्ब करते चले जाएं। बाकी काफी सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से मजे ले रहे हैं, उनका शायद ये फर्ज बनता है। जिन्हें पढ़ना है वो प्लीज कंसंट्रेट करें। टाइम बताने के लिए समय का एक ऐसा हिस्सा जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये आपका हुआ प्रेजेंट। फिर समय का एक ऐसा हिस्सा हुआ जिसे हमने देख लिया, इसी चीज को हम कहते हैं पास्ट, यानी कि वो समय का हिस्सा जिसे हमने एक्सपीरियंस कर लिया। मैं अगर कहूं कि कल सुबह मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा, क्या कल की सुबह हुई? आप कहोगे नहीं। क्या मैं दोस्त से मिलने गया? आप कहोगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये समय का कौन सा हिस्सा है? ये समय का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में मैं सिर्फ सोच रहा हूं। इसीलिए कुछ ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि समय का ये जो तीसरा हिस्सा है ये बेसिकली टेंस नहीं होता। मेरे शब्दों को ध्यान रखें,
ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि ये समय का हिस्सा नहीं होता, ठीक है, पर हम इसे भी मानकर चलेंगे क्योंकि हमें अपना पेपर पास करना है, ठीक है। एक बार बात को फिर ध्यान से समझने का काम करते हैं। बात हम कर रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस की डेफिनेशन अगर तैयार करते हैं तो ये हुआ टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन बताने वाले शब्द के लिए हम लोगों ने अभी अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात की थी कि टेंस बताने वाले शब्द कहलाते हैं वर्ब, और वर्ब के 5 पैटर्न्स हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SEIS और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही ING। हमने जब इस चीज को आगे देखने का काम किया, लिखा है टाइम। तो बच्चों टाइम को हकीकत में कहें तो 2 हिस्सों में बांटा गया, एक प्रेजेंट जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एक वो हिस्सा जिसे हमने एक्सपीरियंस कर लिया। ये समय का हिस्सा टेंस में माना नहीं जाता, पर मजबूरी है, वरना पेपर इसके बगैर काम चला नहीं पाएगा, ठीक है बच्चों। जब इन्हीं चीजों को हम थोड़ा आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम लोगों ने इसे फिर आगे कुछ हिस्सों में बांटने का काम किया। और इसके पहले हिस्से को अगर हम कहना चाहें तो इसे हम लोगों ने एक नाम दिया इंडेफिनेट। दूसरे हिस्से का अगर हम लोग नाम लेकर चलना चाहें तो इसे हमने कहा कॉन्टिन्यूअस। तीसरे हिस्से का अगर हम लोग नाम लेना चाहें तो ये हुआ परफेक्ट, और अगले हिस्से का अगर हम लोग नाम लेना चाहें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेसिकली ये कोई अलग से टेंस नहीं है, आप देख सकते हैं तो इसके अंदर एक नहीं 2 अलग अलग टेंसेस को आपस में जोड़ना सिखाया गया है, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर ये सारा जो गणित कहता है हमारे सामने, यहाँ तो टाइम की 3 डिवीजन हुई और एक्शन की वजह से ये 4 डिवीजन हुई। तो कुल मिलाकर अगर गणित की हम बात करें तो 3 के साथ 4, तो कुल मिलाकर हमारे 12 तरह के टेंसेस हम लोगों को समझने का प्रयास करना है, ठीक है बच्चों। मैं यहां तक जो चीजें आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा था वो बेसिकली आज आप लोगों की इंग्लिश का एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। आप लोगों का आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, और इंट्रोडक्टरी सेशन, ये इंट्रोडक्टरी सेशन सिर्फ इस बात का था कि हम लोग किस तरीके से चीजों को आसान बना सकते हैं, क्या है इस करियर विल के पढ़ने पढ़ाने की अप्रोच, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट मकसद क्या है कि आपका समय बचाते हुए हम चीजों को कितनी खूबसूरती से समझ सकते हैं। फाइन, चलिए अब आप लोगों को मैं सारी चीजें आगे पढ़ाने की कोशिश करूंगा कल से ही। आज का सेशन में यहीं तक रखूंगा। किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना है, किसी बच्चे का कोई मन में इच्छा हो तो पूछ सकते हैं। संकेत साहब, डाउट क्लास की जरूरत नहीं पड़ती, क्लास को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो डाउट जैसी कोई चीज नहीं है। आपके पास वीडियो है, आप उसे बार बार देखें। करियर विल की इस क्लास का सबसे बड़ा फायदा आपको यही मिलता है कि आप इसे जितनी बार देखना चाहो वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। और डाउट उनके दिल में आते हैं जो बच्चे पढ़ने के प्रोसेस में साथ साथ कमेंटबाजी पर लगे पड़े हैं इन्हीं चीजों को लेकर परेशान होते हैं। चलिए, मेरे गले में थोड़ा सा दर्द है, मैं इससे ज्यादा आगे कल लेकर चलूंगा आप लोगों को। मिलते हैं कल 8:30 पर। कोर्स वैलिड रहेगा आप लोगों के, जब सिलेबस खत्म होगा उसके 1 महीने के दायरे तक ये कोर्स कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।